नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तुम बिन जिया जाए कैसे का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आर्दिका स्टाल को अपने पेट पर लपेट लेती है और लेट जाती है। यह सब रुद्रांश दरवाजे से देख रहा था। तभी सावित्री जी रुद्रांश को आवाज देती हैं। रुद्रांश अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ किचन में अधिका के लिए कुछ बनाने जा रही थी। सावित्री जी, बेटा डॉक्टर ने अधिका को क्या क्या देने के लिए कहा है? रुद्रांश, अभी केवल लिक्विड और हल्का दलिया खिचड़ी खाने को कहा है। सावित्री जी, ठीक है, मैं सूप बनवा देती हूँ। रुद्रांश, ओके माँ। माँ, उस समय आप क्या कह रही थी कि मैं उनकी वजह से कामयाब हुआ हूँ? सावित्री जी मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, जब तुम्हें अपनी कंपनी शुरू करने के लिए इन्वेस्टर नहीं मिल रहे थे और घर में भी पैसे नहीं था, उस वक्त जाने कैसे जगदीश जी का फोन मेरे पास आया और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने 50 लाख कैश मुझे दिया, जिससे तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। रुद्रांश हैरान होते हुए, माँ, आपने तो कहा था कि वह पैसा पापा के इंश्योरेंस के हैं। सावित्री जी, हाँ बेटा, अधिका ने मुझसे यही कहने को कहा था ताकि तुम्हें यह ना लगे कि किसी ने हम पर एहसान किया है। वैसे मैंने बाद में पैसे उन्हें लौटाने चाहे, लेकिन अधिका ने मना कर दिया। बोली कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो ले लूंगी, लेकिन कभी लिया ही नहीं। रुद्रांश, क्या अधिका के बाबा से आपकी आज भी बात होती है? सावित्री जी, हाँ बेटा, महीने में एक आध बार तो हो ही जाए। रुद्रांश अपनी आंखें बंद करते हुए, और कितनी गलतियां करूंगा मैं? सावित्री जी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, और उन्होंने भी पैसे अपने मन से दिए हैं। मैंने उन्हें तो कुछ भी कहा नहीं था। शायद अधिका तेरी क्लासमेट थी, इसलिए उसे पता होगा और उसने अपने बाबा से बात की होगी। इसमें कुछ गलत नहीं है बेटा। रुद्रांश अपनी माँ के गले लगते हुए, आपको पता नहीं है मैंने क्या क्या गलती की है। अगर आपको पता चला तो आप भी मुझसे नफरत करेंगी। सावित्री जी उसके पीठ पर अपने हाथ से सहलाते हुए, मैं जानती हूँ बेटा, मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता, और अगर कुछ गलती हुई है तो उसे जल्दी सुधार लेगा। रुद्रांश, थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। सावित्री जी, ठीक है, लेकिन मुझे अर्दिका के बारे में जानना है। ऐसी कौन सी लड़ाई तूने की जिसकी वजह से वह इतना गुस्सा है? रुद्रांश, बिल्कुल, अब तो आपको बताए बिना मैं भी कुछ नहीं कह सकता। रुद्रांश अपने कमरे में आकर के बेड पर लेट जाता है। उसके आंखों के सामने कुछ देर पहले अधिका का जख्म दिखने लगता है। वह खुद से बातें करते हुए, मुझे जल्द ही सब ठीक करना होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे एक झूठ और धोखे से आप इतनी पत्थर दिल हो जाएंगे। यकीन मानिए, एग्जाम देने के बाद मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आपको ढूंढ नहीं पाया। इसी बीच मुझे काम भी शुरू करना था। मैं कहीं जॉब नहीं करना चाहता था। एग्जाम के 1 महीने बाद अचानक ने माँ ने पैसे दिए और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। RA कंपनी, रुद्राक्ष एंड अधिका, यही नाम है मेरी ब्रांड का। और आज यह ब्रांड अपने देश से लेकर के विदेश तक फैल चुका है। कुछ सोचते हुए उसने सूरज और शिवम को कॉन्फ्रेंस कॉल किया। उन्हें कुछ दिन घर आने को मना किया और कहा कि कल शीतल को यहाँ भेज दे। अधिका सावित्री जी द्वारा लाई सूप पी करके अपनी दवा लेते हुए सो गई। उसकी नींद खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। उसने डॉक्टर को फोन करके एक नर्स और व्हील चेयर भेजने को कहा। उसने अपना लोकेशन डॉक्टर को सेंड कर दिया। करीब 1 घंटे बाद नर्स पहुंच गई। गार्ड ने रुद्रांश को खबर किया। रुद्रांश जब बाहर आया तो नर्स ने सारी बातें बताई। रुद्रांश उसे लेकर के अंदर आ गया। उसने अधिका का कमरा बता दिया। नर्स अधिका के कमरे में आई। अधिका
उस वक्त अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी। उसने नर्स से ड्रेसिंग करवाई, अच्छे से पट्टी बांध करके व्हील चेयर पर बैठाने को कहा। नर्स व्हील चेयर पर सहारा देते हुए बैठा दी और उसे लेकर के बाहर आई। रुद्रांश और सावित्री जी हाल में ही बैठे हुए थे। अधिका को देख करके सावित्री जी, आओ बेटा, अब आपकी कैसी तबीयत है? अधिका मुस्कुराते हुए, ठीक हूं काकी। अधिका सावित्री जी से बात कर रही थी, लेकिन रुद्रांश की तरफ उसने भूल करके भी नहीं देखा। अधिका की यह बेरुखी रुद्रांश को और तोड़ रही थी, लेकिन उसे अब धैर्य धारण करना ही था, क्योंकि उसकी गलती भी कोई छोटी गलती नहीं थी। उसे यह समझना चाहिए था कि चाहे रिश्ता दोस्ती का हो या प्यार का, वहां धोखेबाजी नहीं चलती है। डिनर करने के बाद अधिका अपने कमरे में चली गई। उसने नर्स को भेज दिया, वह कल आकर के फिर ड्रेसिंग कर जाती है। अधिका बेड पर लेट गई। कुछ देर में ही दवाइयों की वजह से उसे नींद आ गई, लेकिन रुद्रांश की नींद तो उड़ गई थी। एक एक पल उसे सदियों जैसा लग रहा था, जाने कैसे वो 4 साल तक रुका हुआ था, लेकिन अब अधिका उसके नजरों के सामने थी, लेकिन उनके बीच अब भी मीलों दूरियां छाई हुई थी। सावित्री जी रुद्रांश के कमरे की लाइट जलता देख करके उसके कमरे में पहुंची। देखा रुद्रांश बालकनी में बैठे किसी सोच में डूबा हुआ है। बालकनी में जा करके एक चेयर खींचते हुए उसके सामने बैठ गई, लेकिन रुद्रांश का ध्यान उन पर नहीं गया। कुछ देर बाद सावित्री जी, कौन सी बात इतनी परेशान कर रही है जो मेरे आने की खबर भी नहीं लगी? रुद्रांश चौंकते हुए, आप कब आई? सावित्री जी, जब तुम ख्यालों में डूबे हुए थे। अब जरा अपनी माँ को भी बता दो कौन है ये ख्यालों में, ताकि मैं भी अपने बेटे के सर पर सेहरा बंधे हुए देख सकूं। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, कोशिश तो यही है माँ कि आपका सपना पूरा कर सकूं, देखते हैं भगवान कहां तक साथ देते हैं। सावित्री जी, भगवान जोड़ियां बनाता है और इंसान उसे निभाता है। अगर इंसान खुद ही फेल हो जाए तो उसमें भगवान की क्या गलती है? रुद्रांश, आप ठीक कह रही हो माँ, काश यह बात मैं पहले समझ जाता तो आज इतनी तकलीफ ना होती। सावित्री जी ने कहा, अगर बताने वाली बात हो तो तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊं। रुद्रांश नीचे जमीन पर बैठ करके उनके गोद में सर रखते हुए, पापा के जाने के बाद हमारे हालात किस तरह बदले यह तो आप जानते ही हैं। हमारी कंपनी, धन दौलत, हर चीज नीलाम हो गई, केवल हमारे पास यह घर बचा था। और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं फिर वह कामयाबी हासिल करूंगा, मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा जहां से यह लोग हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। मैं उसका कामयाबी तक पहुंच भी गया, लेकिन सुकून नहीं है, दिल में दर्द होता है, एक गिल्ट है जो मुझे खाए जा रही है। सावित्री जी उसके बालों में अपने हाथ चलाते हुए, ऐसी कौन सी गिल्ट है जो तुझे इस कदर तड़पा रही है? रुद्रांश, अधिका। सावित्री जी, अधिका, उसने क्या किया? रुद्रांश, उसने नहीं किया माँ, मैंने किया, उसके साथ धोखा, दिल तोड़ा उसका। सावित्री जी, यह क्या कह रहा है तू? रुद्रांश धीरे धीरे सारी बातें अपनी माँ को बताता है। सावित्री जी गुस्से से, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, मैंने तो तुझे यह संस्कार कभी नहीं दिया था, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? रुद्रांश, माँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उसे बेहोशी की दवा दी थी, लेकिन इतनी कि वह बस केवल एग्जाम देने में लेट हो जाए और उससे ज्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। बाकी उसके प्रपोज करने की बात, मैं भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता था, लेकिन जब मैं उसके घर जाने के लिए तैयार हो रहा था तभी सूरज और शिवम आ गए। मैंने उन्हें बताया कि मैं अधिका के घर जा रहा हूं। उसने मुझसे 60 मिनट मांगे हैं। तब शिवम और सूरज मुझे चिढ़ाने लगे कि वह जरूर मुझे प्रपोज करेगी, और मैंने उन्हें कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर प्रपोज भी करेगी तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। और बस इसी बात को साबित करने के लिए मैंने उसका दिल तोड़ दिया। अपने बचपने में मैं यह नहीं समझ पाया कि मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ। सावित्री जी, अब तेरी इन बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तू पहले से ही गलत था। तूने दोस्ती की, लेकिन एक छलावे के साथ। ना ही तुम्हारी दोस्ती सच्ची थी, ना ही तुम्हारी मोहब्बत। इन दोनों रिश्तों को अगर सच्चे दिल से किसी ने निभाया है तो वह है अधिका। रुद्रांश, मैं अपनी गलती को मानता हूँ और उसका पछतावा करने को भी तैयार हूँ, लेकिन अधिका को अपनी लाइफ से कहीं नहीं जाने दूंगा। वह चाहे जो सजा दे, लेकिन खुद से दूर ना करे, और इसके लिए मुझसे जो चाहे बन पड़े मैं वह करूंगा। प्लीज आप माफ कर दीजिए। सविता जी, मेरे माफी से क्या होगा, मैं तो माँ हूँ। तू गुनाह भी करके आएगा
तो भी मेरे दिल में तेरे लिए ममता कम नहीं होगी। लेकिन एक औरत होने के नाते तूने जो अधिका के साथ किया है, उसके बाद अधिका का यह व्यवहार बिल्कुल उचित है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है आखिर मेरी परवरिश में कहाँ चूक हो गई, जो तू अपनी काबिलियत से ज्यादा धोखा देकर के कामयाबी हासिल करने में लग गया था। तुझे टॉपर बनना था तो अपने दम पर होता। केवल दुनिया में टॉपर ही कामयाब नहीं होते हैं, बैक बेंचर भी कामयाबी को छूते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा होता है। रुद्रांश अपना सर झुका लिया, उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। सावित्री जी उसे उठाते हुए, अभी इस तरह से टूटने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर तुझे सच में अपनी गलती का एहसास है तो अधिका की हर बेरुखी को झेलते हुए उसके दिल में दोबारा भरोसा पैदा कर, क्योंकि मैं इतना तो समझ गई हूं कि मोहब्बत वह आज भी तुमसे करती है, लेकिन रिश्तों के लिए जो भरोसा होना चाहिए वह तुमने खो दिया है और इसलिए वह आगे नहीं बढ़ना चाहती। तू फिर से उसका विश्वास जीत, मैं तेरे साथ हूं। आगे अधिका के आगे जो मर्जी है, मैं उसके फैसले का भी सम्मान करूंगी। रुद्रांश अपनी मां के गले से लगते हुए, मां आप साथ हैं तो मैं हर मुश्किल को आसानी से पार कर लूंगा, मैं फिर से उसका भरोसा जीत लूंगा। सावित्री जी रुद्रांश को सोने को कह करके अपने कमरे में चली जाती हैं। रुद्रांश भी अपनी मां से सारी बातें शेयर करके आज थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। वह भी कुछ देर में सो जाता है। इसी तरह एक हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन अधिका रुद्रांश को देखती भी नहीं थी। बात करना तो दूर की बात है, शीतल अधिका को अपनी शादी में इनवाइट कर चुकी थी। अधिका के मना करने के बाद उसने बहुत जिद करके अपनी शादी में आने को कहा था। अधिका ज्यादा फोर्स करने पर आने को कह दिया, बाकी उसने कुछ पूछा नहीं, ना ही शीतल ने बताया था। एक हफ्ते में जख्म भी थोड़ा ठीक था। उसने रात के वक्त सबके सोने के बाद गार्ड को चकमा दे करके बंगले से निकल गई। वहां से निकलने के बाद अपने किराए वाले मकान पर पहुंची। उसने बेड ठीक किया और लेट गई। सुबह जब ब्रेकफास्ट के लिए वह बाहर नहीं आई, तब रुद्रांश को कुछ शक हुआ। वह सावित्री जी के साथ कमरे की तरफ गया। दरवाजा लॉक नहीं था। उसने दरवाजा खोला, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। यह देख करके उसका माथा ठनका। वह गुस्से से सभी गार्ड को बुला करके अच्छे से डांट लगाई। सावित्री जी उसे शांत करते हुए, गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, तू जबरदस्ती कब तक उसे रोक सकता था। रुद्रांश, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं कहाँ गई होंगी। सावित्री जी अपने घर गई होगी, नहीं तो मथुरा गई होगी। अभी उसके बाबा से बात करती हूँ। रुद्रांश, आप बात करके बताइए, मैं उसके घर जा करके देखता हूँ। सावित्री जी, उसके घर जा करके कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना। रुद्रांश, ओके, देखता हूँ। सावित्री जी जगदीश जी को कॉल लगाती हैं। उनसे बात करने के दौरान पता चलता है कि अधिका वहां नहीं है। यह सुनते ही रुद्रांश अपनी गाड़ी ले अधिका के घर के लिए निकल जाता है। वह कैलाश शेखावत को फोन करके अधिका के घर का एड्रेस लेता है। अधिका नर्स को बुला करके ड्रेसिंग करवा रही थी। रुद्रांश दरवाजे पर नॉक करता है। अधिका अपने कपड़े ठीक करते हुए नर्स को दरवाजा खोलने को कहती है। नर्स के दरवाजा खोलने पर रुद्रांश अंदर आते हुए, अधिका कहाँ है? रुद्रांश को देख करके नर्स हक्की बक्की रह जाती है। वह हाथ से इशारा करते हुए अधिका का कमरा बता देती है। 2 कमरे का फ्लैट देखने में अच्छा लग रहा था। हर एक सामान अपने जगह पर रखा हुआ था। रुद्रांश अधिका के कमरे में आते हुए, कैसा लग रहा है अपने घर आकर के? अधिका रुद्रांश की तरफ देखते हुए मुस्कुरा करके, हर किसी को अपना घर अच्छा लगता है, लेकिन शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तभी तो इस घुटन भरे माहौल में आ गए। वो क्या है ना, मेरा कमरा मेरा घर आपके घर जितना बड़ा नहीं है, आपको दिक्कत हो रही होगी। रुद्रांश उसका ताना समझ जाता है। वह उसके पास बढ़ते हुए, कभी कभी इंसान कुछ ऐसा बोल जाता है जिसका हकीकत में उसका कोई मतलब ही नहीं होता। हमें ऐसी बातों का दिल से नहीं लगाना चाहिए। अधिका उठ करके खड़े होते हुए, आप यहाँ क्यों आए हैं? रुद्रांश आपको लेने। अधिका, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं तूफान हूँ जिसे बांधा नहीं जा सकता, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए, सबके लिए अच्छा होगा। मैं बेवजह कोई हंगामा नहीं चाहती। रुद्रांश, यदि आप नहीं चलेंगी तो मैं माँ को लेकर के यहीं आ जाऊंगा। देखिए, आप मुझसे गुस्सा हैं, आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए, लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अकेले कैसे कर सकती हैं, इसलिए मैं और माँ आपके साथ ही रहेंगे।
अब आपकी मर्जी, आप हमारे यहाँ चल करके रहें चाहे हम यहाँ पर आ करके रहें। अधिका, मुझे ज्यादा महंगी चीजों का शौक नहीं है और मेरी वजह से कोई अपनी लाइफ स्टाइल बदले यह भी मुझे मंजूर नहीं है। दोनों ही बातों में से मैं कोई बात नहीं मानने वाली, और रही बात मेरी तबीयत की, वह मैं देख लूंगी। रुद्रांश, ठीक है, मैं माँ को बुला लेता हूँ। अधिका, आप चाहते क्या हैं? क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं बहुत पहले, और मैं इन रास्तों को मिलाना नहीं चाहती। अब हम दोनों की मंजिल अलग अलग है, इस बात को समझो और अपने घर लौट जाओ। रुद्रांश, हमारी मंजिल हमेशा से एक थी, हमारे रास्ते भी एक थे। नादानियों में मैंने गलतियां की, लेकिन उसका भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूं। आप एक बार मेरी नजर से भी सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। मैं यह नहीं कहता कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इस तरह बेरुखी दिखाएं। कहते हैं इंसान को जब अपनी गलती का एहसास हो और उसका पछतावा भी, तो उसे हमें एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन आप तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। मैं कैसे समझाऊं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं? अधिका गुस्से से गरजते हुए, यह मोहब्बत जैसे लफ्ज आपके मुंह से शोभा नहीं देते। मैं अपना आपा खो दूं उससे पहले आप यहां से चले जाओ। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूं जो अपना आत्मसम्मान छोड़ करके मोहब्बत को सर्वोपरि रखती हैं। मैं अधिका राठौर हूं जो सबसे ऊपर अपने आत्मसम्मान को रखती हूं, क्योंकि इसके बिना मेरा खुद का वजूद ही मिट जाएगा, और जब खुद का वजूद ही नहीं रहेगा तो मोहब्बत क्या खाक करूंगी। आई से गो प्लीज। रुद्रांश अधिका को इतने गुस्से में देख करके उसके कमरे से बाहर आता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह करे तो करे क्या। वह बाहर निकल करके अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताता है और उन्हें यहाँ आने को कहता है। सावित्री जी ड्राइवर के साथ अधिका के घर के लिए निकल जाती हैं। सावित्री जी जगदीश शास्त्री को कॉल करके उन्हें दिल्ली आने को कहती हैं। जगदीश शास्त्री के पूछने पर वह बताती हैं कि कुछ अर्जेंट बात है जो वह यहाँ पहुँचने पर ही बताएंगी। जगदीश शास्त्री जी दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अधिका बेड पर लेटे हुए अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है, जिसके दिमाग में आज से 4 साल पहले की घटना ताजी हो गई थी, जब रुद्रांश ने उसके साथ धोखा किया था, जिसे वह चाह करके भी नहीं भूल पा रही थी। वह खुद से ही, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। अभी वह अपनी सोच में गुम थी, तभी सावित्री जी वहां आती हैं। अधिका उन्हें देख करके हैरान होते हुए, आप यहाँ? सावित्री जी, बेटा हमसे कोई गलती हो गई जो आप चुपचाप यहाँ आ गई। अधिका, नहीं काकी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, मुझे बाबा के पास भी जाना था, बस कुछ देर में निकलने वाली थी। सावित्री जी, मैंने आपके बाबा को यहीं बुला लिया है, मुझे उनसे कुछ बातें करनी थी। अधिका अपने मन में, अब इन्हें क्या बात करनी है। सावित्री जी अधिका को सोचते हुए देख करके, अच्छा मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। अब आप मेरे घर तो रहेंगी नहीं, तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हैं मैं यहीं रहूंगी। अधिका कुछ कह नहीं पाती। सावित्री जी बाहर आते हुए रुद्रांश को किचन का कुछ जरूरी सामान, सब्जियां और फल लाने को कहती हैं। रुद्रांश मार्केट के लिए निकल जाता है। अधिका बेड पर लेट जाती है, उसके दिमाग में 100 तरह के ख्याल चल रहे होते हैं। सावित्री जी का जगदीश शास्त्री को बुलाना उसे कुछ अलग ही एहसास करा रहा था। कुछ देर बाद इन सारी बातों को झटकते हुए नींद की आगोश में चली जाती है। नर्स तो पहले ही चली गई थी। सावित्री जी हाल में बैठी रुद्रांश का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में रुद्रांश सारी चीजें लेकर के घर आता है। सावित्री जी अधिका के लिए खिचड़ी बनाती हैं और इधर के लिए आलू गोभी की सब्जी और रोटी बना लेती हैं। रुद्रांश हाल में ही बैठा अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था। सावित्री जी दोनों को खाना ले करके हाल में आती हैं। रुद्रांश, अधिका ने कुछ खाया? सावित्री जी, नहीं बेटा, वह सो गई है, थोड़ी देर सोने देते हैं, उसके भी दिमाग में बहुत सारी बातें परेशान कर रही होंगी। रुद्रांश हाँ में सर हिलाते हुए अपनी माँ के साथ खाना खाने लगता है। दोपहर को अधिका की नींद खुलती है। सावित्री जी खिचड़ी गर्म करके लाते हुए, बेटा फ्रेश हो करके कुछ खा लीजिए, फिर दवा भी लेनी है। अधिका बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर में फ्रेश हो करके खिचड़ी खाने के बाद दवा लेकर के बाहर हाल में आती है। रुद्रांश हाल में ही लैपटॉप पर अपना ऑफिस वर्क देख रहा था। सावित्री जी उसके पास आकर के बैठती हैं। अधिका, काकी सुबह से थक गई होंगी आप कमरे में जा करके आराम कर लीजिए। सावित्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सुबह से आराम ही कर रही हूँ।
आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है। अधिका ने कहा, पहले से ठीक हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सावित्री जी जा करके दरवाजा खोलती हैं। सामने जगदीश शास्त्री होते हैं। उनके घर के अंदर आते ही अधिका उठ करके अपने बाबा के गले लग जाती है। जगदीश शास्त्री, कितने दिन बाद देख रहा हूं आपको, कभी अपने बाबा की याद भी नहीं आती। अधिका, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए बैठिए। सभी लोग हाल में बैठते हैं। जगदीश शास्त्री रुद्रांश की तरफ देखते हुए, यह कौन है? सावित्री जी, यही मेरा बेटा रुद्रांश है। जगदीश जी मुस्कुराते हुए, अच्छा। रुद्रांश भी उठ करके उनके पैर छूता है। जगदीश शास्त्री, खुश रहिए। अधिका, बाबा आप चाय पिएंगे? जगदीश शास्त्री, क्यों नहीं, अगर हमारी बिटिया बनाएगी तो जरूर पिएंगे। अधिका मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती है। रुद्रांश उसे रोकते हुए, आज आप लोग मेरे हाथों की चाय पीजिए। सावित्री जी अधिका को बैठाते हुए, हाँ बेटा, यह बहुत अच्छी चाय बनाता है। अधिका मन मार करके बैठ जाती हैं। रुद्रांश किचन। जगदीश शास्त्री सावित्री जी से पूछते हैं कि उन्होंने क्या बात करने के लिए उन्हें बुलाया है। सावित्री जी ने कहा, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। जगदीश शास्त्री खुश होते हुए, यह तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। यह सुनते ही अधिका एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जल्दी खुद को संभाल लेती है। उसके चेहरे पर जैसे कुछ झलक ही ना रहा हो। सावित्री जी, मैंने एक लड़की पसंद की है, लेकिन उसके लिए उसके पेरेंट्स की मंजूरी भी जरूरी है और लड़की की हाँ भी। जगदीश शास्त्री, तो आपको उनके पेरेंट्स से मिलना चाहिए। रुद्रांश, अच्छा लड़का है, कोई भी पेरेंट्स आपको ना नहीं कहेगा। सावित्री जी, तो क्या मैं इस रिश्ते के लिए हाँ समझूं? जगदीश शास्त्री कंफ्यूज होते हुए, आप क्या बात कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सावित्री जी मुस्कुराते हुए, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी अधिका का हाथ मांगना चाहती हूँ। यह सुनते ही जगदीश शास्त्री और अधिका दोनों हैरान हो जाते हैं। सावित्री जी, देखिए मुझे गलत मत समझिए, लेकिन जब से मैंने अधिका को देखा है तब से मैं अपने बेटे के लिए उसे आपसे मांगना चाह रही थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। तभी रुद्रांश भी चाय लेकर के आ जाता है। उसके भी कानों में अपने रिश्ते की बात पड़ गई थी। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए, आई लव यू माँ, आपने तो मेरा रास्ता ही आसान कर दिया। जगदीश शास्त्री अधिका की तरफ देखते हुए, भाभी जी, आपने अधिका को पसंद किया, यह मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन अधिका की भी मर्जी होनी चाहिए। सावित्री जी, बिल्कुल, बताइए बेटा, आप क्या चाहती हैं? अधिका यह सुन करके हड़बड़ा जाती है। वह खड़े होते हुए, बाबा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जगदीश शास्त्री, लेकिन बेटा, आप अब 25 साल की होने वाली हैं, आप अभी शादी नहीं करेंगी तो कब करेंगी? अधिका, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जगदीश शास्त्री सावित्री जी की तरफ देखते हैं। रुद्रांश मायूस होकर के अधिका को जाते हुए देख रहा था। सावित्री जी, भाई साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जगदीश शास्त्री, भाभी जी, मैं इस रिश्ते से खुश हूँ, मेरी ओर से कोई अड़चन नहीं है, लेकिन जब तक अधिका की मर्जी नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर सकता। सावित्री जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। अधिका और रुद्रांश कॉलेज टाइम में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मेरे बेटे की कुछ नासमझियों की वजह से इनके रिश्ते के बीच दीवार खड़ी हो गई। जगदीश शास्त्री, यह क्या कह रही हैं? सावित्री जी, अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार अधिका से बात करके देखिए। मैं बस इतना ही चाहती हूं कि हमारे दोनों बच्चे खुश रहें। जगदीश शास्त्री, अधिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे किसी का दिल दुखे, और यदि वह नाराज है तो जरूर बात उसके दिल को लगी होगी। रुद्रांश, आप ठीक कह रहे हैं अंकल, गलती मेरी थी, लेकिन मैं अपनी उन गलतियों को सुधारना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए अधिका का मेरे पास होना जरूरी है, नहीं तो यह दूरी हमारे बीच खाई बन जाएगी, और मैं वैसी खाई कभी नहीं बनने देना चाहता जिसे कभी पाट ना सकूं। जगदीश शास्त्री, एक बार मैं पूरी बात जानना चाहता हूं, फिर मैं आगे कुछ कहूंगा। रुद्रांश डरते डरते सारी बात जगदीश शास्त्री को बता देता है। जगदीश शास्त्री गुस्से से खड़े होते हुए, मतलब उस दिन मेरी बच्ची आपकी वजह से बेहोश हुई थी, और अब आप चाहते हैं कि मैं उसका हाथ आपके हाथ में दूं।
भाभी जी माफ कीजिएगा, लेकिन अब मैं खुद यह रिश्ता नहीं चाहता। सावित्री जी, भाई साहब आपका गुस्सा जायज है, लेकिन एक बार आप सोच करके देखिए कि क्या अधिका रुद्रांश को भूल करके किसी और के साथ आगे बढ़ पाएगी। यदि ऐसा होता तो मैं खुशी खुशी अपने बेटे को लेकर के यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे भी अधिका की खुशी चाहिए। जगदीश शास्त्री सोच में पड़ जाते हैं। सारी बातें अधिका के कानों में भी पड़ रही थी, लेकिन वह चुपचाप बेड पर लेटी आंखें बंद किए हुई थी। जगदीश शास्त्री, मुझे कुछ वक्त चाहिए। सावित्री जी ने कहा, बिल्कुल भाई साहब, आपकी बेटी का पूरी जिंदगी का फैसला है। आप जो भी फैसला लेंगे वह मुझे मंजूर होगा। अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। जगदीश शास्त्री हाँ में सर हिला देते हैं। सावित्री जी रुद्रांश को लेकर के अपने घर के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में सावित्री जी रुद्रांश और अधिका और शास्त्री जी को जो फैसला होगा उसे तुम्हें मंजूर करना होगा। रुद्रांश केवल हाँ में सिर हिला देता है। उसका मन रोने को कर रहा था, लेकिन वह इतना कमजोर नहीं पड़ सकता था, क्योंकि अपने प्यार के लिए हर इम्तहान को पास करना ही था। उसके जाने के बाद शास्त्री जी अधिका के कमरे में आते हैं। अधिका के पास बैठते हुए उसके सर पर हाथ रख करके, बेटा आप इतनी तकलीफ में थी और कभी अपने बाबा को पता भी नहीं चलने दिया। अधिका अपनी आंखें खोलते हुए उनका हाथ अपने हाथों में ले करके, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, और वह और लोग होते होंगे जो थोड़े से चोट से बिखर जाते हैं। मैं अधिका हूँ, मुझे बिखेरना किसी के बस की बात नहीं है। मैं खुश हूं और ठीक भी हूं, आप परेशान मत हो। जगदीश शास्त्री ने कहा, आपकी यही बातें मुझे प्राउड फील कराती हैं। जहां पर लोग जरा सा रिश्ते में खटास आने पर खुद की जिंदगी बर्बाद करने लगते हैं, वहां पर आपने इतने बड़े धोखे को एक्सेप्ट करते हुए खुद को मजबूती से खड़ा रखा। लेकिन बेटा, मुझे एक बात जाननी है, क्या आप अभी भी रुद्रांश से प्यार करती हैं? अधिका, बाबा इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैं हमेशा से उसे ही प्यार करती थी, हूँ और रहूंगी। लेकिन मेरे प्यार में कोई शर्त नहीं थी कि सामने वाला आपके बदले प्यार ही दे। लेकिन मैं दोबारा उसे अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहती। आप मेरा ड्यूटी जानते हैं। अब मैं अपना सारा वक्त अपने देश को देना चाहती हूँ। जगदीश शास्त्री, बेटा मैंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। एक वक्त ऐसा आता है जब हमें किसी साथी की ज़रूरत पड़ती है। अब मेरी भी उम्र हो चली है, मैं कब तक आपके साथ रहूँगा। अधिका, प्लीज बाबा ऐसी बातें क्यों करते हैं? जगदीश शास्त्री, अपने बाबा की बात मान लो बेटा। रुद्रांश को अपनी गलती का पछतावा है। वह भी तुमसे बेहद प्यार करता है। वह भी तो तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा है। अधिका, इंसान कभी किसी के लिए नहीं मरता है। यह कुछ दिनों का जुनून है जो एक दिन उतर जाएगा। जो इंसान खुद को कामयाब करने के लिए अपने रिश्तों की सीढ़ी बनाता है, वह कामयाबी पर तो पहुंच जाता है, लेकिन रिश्ते पीछे छोड़ जाता है। और हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है। जगदीश शास्त्री, नहीं बेटा, यहाँ पर आप गलत हैं। दुनिया में करोड़ों अरबों कपल हैं, लेकिन सबके बीच प्यार नहीं है। एक ज़रूरत है जिससे बंधे हैं, वह अपने रिश्ते को निभा रहे हैं। लेकिन रुद्रांश की आंखों में मैंने देखा है, वह आपसे मोहब्बत भी करता है और आपकी रिस्पेक्ट भी। बेटा, उम्र के कुछ दौर ऐसे आते हैं जब इंसान सही गलत का फर्क नहीं कर पाता और गलतियां कर बैठता है। वही गलती रुद्रांश ने किया, लेकिन वह बहुत जल्दी अपनी गलती को समझ भी गया। अगर इंसान एक बार सुधरने का मौका मांगे, यह तो उसे मिलना ही चाहिए ना। अधिका, बाबा मैं कुछ देर रेस्ट करना चाहती हूँ। बीते 2 हफ्तों से मेरा दिल और दिमाग दोनों परेशान हो चुका है, इसलिए कुछ वक्त दीजिए, मैं जल्दी अपना फैसला आपको बता दूंगी। जगदीश शास्त्री, चलिए ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं दूसरे कमरे में आराम कर लेता हूं। अधिका ने कहा, जी बाबा। जगदीश शास्त्री बगल वाले कमरे में चले जाते हैं। अधिका अपने मन में कुछ दिन तक तो बाबा को टाल दिया, लेकिन आगे क्या करना है कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सच में रुद्रांश को दूसरा मौका देना चाहिए? लेकिन यदि अब की बार भी उसने कोई धोखा किया तो अधिका तू बुरी तरह बिखर जाएगी। एक बार दिल पर चोट खा करके तू इतनी संभली हुई है, लेकिन क्या तुझे फिर इतनी ताकत है कि तू संभल सके? लेकिन रुद्रांश सच कह रहा हो तो
आखिर गलती सबसे होती है। ऐसे ही बातें सोचते हुए वह नींद के आगोश में चली जाती है। रुद्रांश सूरज और शिवम को लेकर के अपने ऑफिस के लिए एक जगह देखने गया था। उधर से लौटते हुए रात हो जाती है। रात को जगदीश शास्त्री अधिका के कान के नीचे लगे पट्टी को देख करके उसकी वजह पूछते हैं। अधिका सारी बातें बताती है। जगदीश शास्त्री कुछ देर गुस्सा होते हैं, लेकिन अधिका उन्हें मना लेती है। रात का खाना जगदीश शास्त्री खुद बनाते हैं और दोनों बाप बेटी खा करके सोने चले जाते हैं। इसी तरह 7 दिन गुजर जाते हैं। जगदीश शास्त्री अधिका को लेकर के मथुरा आ जाते हैं। इसकी खबर रुद्रांश को नहीं थी, लेकिन जब सावित्री जी फोन करती हैं तो जगदीश शास्त्री उन्हें बता देते हैं कि वह मथुरा आ गए हैं और अधिका ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है। रुद्रांश खुद को संभाले अपना नया ऑफिस खड़ा करने में जुट जाता है। अगले हफ्ते से शिवम और शीतल की शादी की रस्में होने वाली थी। अधिका अब बहुत हद तक ठीक हो गई थी। उसके मन ही मन रुद्रांश को एक मौका देने का सोच लिया था। रात में अपने बाबा के साथ जब वह खाने बैठी तो उसने यह बात अपने बाबा को बताई। जगदीश शास्त्री खुश होते हुए, ठीक है बेटा, मैं सावित्री भाभी को फोन करके बता देता हूँ। अधिका, अभी नहीं बाबा, कुछ दिन रुक जाइए। जगदीश शास्त्री, लेकिन क्यों? अधिका, क्योंकि अब की बार मैं अंधा भरोसा नहीं करना चाहती। मैं यह देखना चाहती हूँ कि रुद्रांश सच में बदल गया है या अब की बार भी उसके मन में कोई छल है। जगदीश शास्त्री, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी गलत हाथों में जाए, लेकिन मुझे इतना पता है कि सिचुएशन चाहे जैसी हो, आप हर हालात में लड़ सकती हो। अधिका मुस्कुरा देती है। दिल्ली में अपने कमरे में लेटा रुद्रांश मोबाइल में अधिका की पिक्चर देख रहा था। यह उनके कॉलेज टाइम की ही पिक्चर थी, जिसमें दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। रुद्रांश, आपको देखे हुए अब तो 1 हफ्ते गुजर गए हैं। क्या आपको मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती? काश उस दिन आपसे झूठ ना बोला होता, आपको धोखा ना दिया होता, तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती। आप हमारे पास होती और जो 4 साल इतनी तकलीफ और तन्हाई में गुजरी है, वह लम्हा हमारे खूबसूरत साथ में सजा होता। खैर, जो हुआ उसे अब मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आने वाले कल को आपके साथ बेहतर जरूर बना सकता हूँ। रुद्रांश और अधिका एक दूसरे के बारे में सोचते हुए गहरी नींद में चले जाते हैं। रुद्रांश ने दिल्ली के ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना ऑफिस का बिल्डिंग तैयार करने को दिया था, जिसकी सारी डिजाइन टेक्निक रुद्रांश ने खुद तैयार किया था। लंदन का काम अभी यहीं से देख रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। आज दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे, शीतल और शिवम की शादी में। अधिका को अभी नहीं पता था कि शीतल की शादी किससे हो रही है। पहले तो वह शादी के दिन ही जाने को सोची थी, लेकिन शीतल ने फोन करके उसे हल्दी के दिन ही आने को कहा। अधिका दिल्ली पहुँच करके अपने घर गई, फिर वहीं से तैयार हो करके वो हल्दी में जाने वाली थी। हल्दी शाम को 3 बजे से थी। दूल्हा दुल्हन एक ही होटल में ठहरे हुए थे, जिससे दोनों की हल्दी एक साथ होने वाली थी। रुद्रांश भी शिवम की तरफ से पहुंच चुका था। वह भी बेसब्री से अधिका का इंतजार कर रहा था। हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी, लेकिन अधिका अभी तक नहीं आई थी। रुद्रांश का दिल डूब रहा था। शीतल और शिवम के कजिन एक दूसरे को हल्दी पोत रहे थे। कुछ बड़े भी उनमें शामिल हो गए थे। सूरज शिवम की बहन से प्यार कर बैठा था। उनकी भी इंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन शादी शिवम की शादी के बाद तय हुआ था। रुद्रांश शिवम को हल्दी लगा करके एक तरफ खड़ा एंटर गेट की तरफ देख रहा था। तभी सूरज ने अपने हाथ में हल्दी लेकर के रुद्रांश के गालों पर लगा दिया। यह देख करके रुद्रांश भी हल्दी उठा करके सूरज की तरफ दौड़ा। तभी वह किसी से टकरा गया और दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। लेकिन रुद्रांश के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसके नीचे अधिका थी। जीन्स टी शर्ट और उस पर व्हाइट जैकेट और चश्मा लगाए अधिका खूबसूरत लग रही थी। अधिका टकराने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाती, लेकिन उसके ऊपर रुद्रांश के गिरते ही जख्मों पर दबाव बढ़ जाता है। उसने अपने दर्द को रोकने के लिए होठों के दांतों से दबाते हुए आंखें जोर से भींच लिया। रुद्रांश ने जब उसके चेहरे को देखा, उसे एहसास हुआ कि अधिका को जख्म पर चोट आई है। वह जल्दी से हटते हुए अधिका को उठाने के लिए झुकता है। तभी अधिका खुद से उठ करके बैठ जाती है। शीतल भी उठ करके आती है। शीतल, अधिका तू ठीक तो है ना? अधिका मुस्कुराते हुए, हाँ यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू हल्दी पर से क्यों उठ गई? चलो मैं भी लगा दूं। शीतल हंसते हुए, मेरे साथ साथ तो
आज तेरी भी हल्दी हो गई। अधिका खुद को देखती है जहां उसके व्हाइट जैकेट पर रुद्रांश के हाथ की हल्दी छप गई थी और एक गालों पर रुद्रांश के गालों की हल्दी लग गई थी। अधिका अपने हाथों से साफ करते हुए, चल कोई बात नहीं, हल्दी लगाने के बाद फ्रेश होने जा रही हूँ। रुद्रांश अपनी मुट्ठियां भींचे अधिका को देख रहा था, जिसके चेहरे पर दर्द की एक सिकन नहीं थी, ना ही उसके चलने में कोई एटीट्यूड की कमी। इतना कॉन्फिडेंस कि सामने वाले को पता ही न चले कि उसे चोट लगी है और दर्द भी हो रहा है। अधिका शीतल को हल्दी लगाने के बाद जैसे ही घूमती है, सामने एक लड़की कमर पर हाथ रखे खड़ी उसे घूर रही थी। अधिका उसे देख करके मुस्कुरा देती है। वह लड़की मुंह फुलाते हुए, तू कितनी बदल गई है, तू हम सबको भूल गई। अधिका उसकी तरफ बढ़ते हुए, शिवानी ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा काम में बिजी हो गई थी इसलिए कभी मिलने का वक्त नहीं मिला। शिवानी शिवम की बहन और सूरज की मंगेतर अधिका की दोस्त थी। एक बार शिवानी अपने मम्मी पापा के साथ मथुरा गई थी घूमने। उसी वक्त कृष्ण मंदिर में अधिका से उसकी मुलाकात हुई थी और दोनों दोस्त बन गई थी। अधिका को यह मालूम नहीं था कि यह शिवम के बहन हैं। सूरज वहां आते हुए, शिवानी तुम इन्हें कैसे जानती हो? अधिका वहां सूरज को देख थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि रुद्रांश भी यही है। शिवानी मुस्कुराते हुए, सूरज यह मेरी दोस्त अधिका है। अधिका ने कहा, शिवानी मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, पहले थोड़ा फ्रेश हो लूं। शिवानी हाँ में सिर हिला देती है। शीतल की भी हल्दी हो गई थी, इसलिए उसकी मम्मी दादी शीतल को अधिका के साथ अंदर जाने को कहती हैं। शीतल अधिका को लेकर के होटल में आती है क्योंकि हल्दी बाहर गार्डन एरिया में हो रही थी। अधिका, मेरा कमरा कौन सा है? शीतल, मुझे पता था कि तुझे अलग रूम में रहने की आदत है, इसलिए रूम नंबर 201 मैंने तेरे लिए रखा है। अधिका थैंक यू कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। रूम में आकर के अपना जैकेट निकालते हुए टी शर्ट हटा करके देखती है, उसके जख्मों में हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। अभी तक पूरी तरह से घाव सूखा नहीं था। हाथ पर जोर पड़ने की वजह से उसमें भी दर्द हो रहा था। वह किसी तरह जैकेट और टी शर्ट निकालती है। अपने एक हाथ से बैग खोलते हुए उसमें ड्रेसिंग का सामान निकालती है, लेकिन एक हाथ से पट्टी नहीं बंध रही थी। तभी उस पट्टी को एक हाथ थाम लेता है। अधिका जब नजर उठा करके देखती है, सामने रुद्रांश था जो अपनी नजरें झुकाए उसे पट्टी बांध रहा था। अधिका हैरान होकर के उसे देखती रह जाती है। रुद्रांश पेट पर पट्टी बांध करके वहीं पड़ा जैकेट उसके कंधे पर रख देता है और दूसरे कंधे और हाथ पर भी ड्रेसिंग करके पट्टी करता है। अधिका चुपचाप बिना रिएक्ट किए उसे देख रही थी। रुद्रांश बैग में से टी शर्ट निकालते हुए उसे पहना देता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। अधिका अभी खामोशी से खड़ी थी। रुद्रांश दरवाजे तक पहुँचते हुए पलट करके, जब कमरे में रहिए तो दरवाजा लॉक किया कीजिए। रुद्रांश दरवाजा बंद करके चला जाता है। तब अधिका अपने होश में आती है। वह अपनी हाथों से आंखों को मलते हुए, मैं कोई सपना देख रही थी क्या? फिर वह अपने पट्टी को देखती है। नहीं, यह सपना नहीं था, मतलब हकीकत में वह था। और यह समझते ही उसके गाल लाल हो जाते हैं। वह नीचे जीन्स और ऊपर एक ब्रा पहने हुए थी। जब रुद्रांश आया था यह सोच करके ही वह शर्म से भर उठती है। कुछ देर में खुद को रिलैक्स करते हुए बाथरूम में जा करके हाथ मुंह धोती है और बेड पर लेट जाती है। रुद्रांश बाहर आते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वह सूरज और शिवम के साथ एक कमरे में ठहरा हुआ था। कमरे में आते ही, सूरज क्या हुआ, तेरा मुंह लटका हुआ क्यों है? अब तो भाभी भी आ गई हैं। रुद्रांश खिड़की पर खड़े होते हुए, उसके जख्म अभी सूखे नहीं है और गिरने की वजह से उसे और चोट आ गई है। सूरज, यह क्या कह रहा है तू? भाभी को देख करके ऐसा कुछ लगा तो नहीं? हम लोगों से अच्छे से बात कर रही थी तो मुझे लगा कि वह ठीक हैं। शिवम बाथरूम से बाहर आते हुए, और हमें तो यह मालूम ही नहीं था कि शिवानी उनको जानती नहीं। रुद्रांश, शिवानी से पूछा नहीं कि वह अधिका को कैसे जानती है? सूरज, पूछा था लेकिन भाभी अंदर चली गई और हम लोग भी शिवम के साथ आ गए। शिवम बाद में पूछ लेंगे। यह तो और अच्छी बात है ना कि हम तीनों की वाइफ एक दूसरे को जानेंगी। रुद्रांश मुस्कुरा देता है। अधिका रात का डिनर सबके साथ बैठ करके ही करती है। कल मेहंदी और संगीत, परसों शादी थी। शीतल और शिवानी अधिका के साथ बैठे हुए बातें कर रही थी। साथ में उनकी और भी कजिन थी। अधिका, शीतल तुम्हारी शादी किससे हो रही है? शीतल, क्या तुमने अभी तक लड़के को नहीं देखा? अधिका, नहीं यार, मेरा ध्यान नहीं गया। वैसे भी तुम दोनों के बीच में पर्दा
लगा हुआ था और हल्दी वाले चेहरे में कौन पहचान आता है। शिवानी, मेरे भाई से शादी हो रही है, यह मेरी होने वाली भाभी हैं। अधिका, अच्छा तुम्हारे भाई क्या करते हैं? शिवानी, उन्होंने अपनी कंपनी खोली है। अधिका, शीतल, रुद्रांश और सूरज को तुमने इनवाइट किया है? शीतल मुस्कुराते हुए, नहीं, वह मेरे होने वाले हस्बैंड की तरफ से हैं। अधिका, तुम्हारे हस्बैंड उन लोगों को कैसे जानते हैं? शिवानी ने कहा, क्योंकि वे दोनों मेरे भाई के दोस्त हैं। अधिका, अच्छा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि वह शिवम के बारे में बात कर रही है। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अधिका भी दवा लेकर के लेट जाती है। अधिका के सोने के बाद रुद्रांश कमरे में आता है। उसने होटल के मैनेजर से उस कमरे की दूसरी चाबी अपने पास रखी थी। इस समय 1 बज रहे थे। रुद्रांश अधिका के सिरहाने में बैठा उसके चेहरे को देखते हुए बेड से टेक लगाए सो गया। अधिका के सोने के बाद रुद्रांश उसके कमरे में आकर के उसके पास बैठे हुए सारी रात गुजार देता है। सुबह अधिका के जागने से पहले उसकी नींद खुल जाती है। वह धीरे से झुकते हुए अधिका के सर पर किस कर लेता है और कमरे से बाहर आ जाता है। अधिका की नींद 7 बजे खुलती है। वह उठ करके फ्रेश होती है और तैयार हो करके जब बाहर आती है तो देखती है कि मेहंदी की तैयारी हो रही है। वह शीतल के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। तभी उसे नीचे हाल में रुद्रांश, शिवम और सूरज दिखते हैं। यह देख करके खुद मन में सोचते हुए, शिवम भी यहाँ है और यह दोनों भी शीतल के हस्बैंड से इन तीनों की दोस्ती कैसे हुई। तभी शिवानी आते हुए, क्या हुआ, क्या देख रही हैं? अधिका, कुछ नहीं, बस शीतल के कमरे की तरफ जा रही थी। शिवानी, चल मैं भी वहीं जा रही हूँ, लेकिन तू यह जीन्स टॉप पहन करके ही मेहंदी में जाएगी। अधिका मुस्कुराते हुए, मेहंदी शीतल की है, मेरी नहीं, मैं कुछ भी पहनूं क्या फर्क पड़ता है। शिवानी हंसते हुए, अरे यार, अगर तू ऐसे जाएगी तो लड़के तो छोड़, सारी लड़कियां और औरतें तुझे ही घूरेंगी। अधिका, यह क्या बात? अधिका ने कहा, यह क्या बात हुई? और मैंने कोई और कपड़ा लाया भी नहीं है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों शीतल के कमरे में आती हैं। शीतल तैयार हो गई थी। शीतल अधिका को देख करके, यह तूने क्या पहन लिया? यार, कम से कम शादी के फंक्शन में तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लिया कर। अधिका, मैं कोई ट्रेडिशनल ड्रेस लेकर के आई नहीं, मेरे पास सारे कपड़े ऐसे ही हैं, मुझे इनमें कंफर्टेबल फील होता है। शीतल की मम्मी, बेटा कम से कम इस फंक्शन में सलवार सूट या लहंगा ही पहन लीजिए। शीतल के पास कितनी ड्रेस हैं, उसी में से कोई एक चुन लीजिए। आज मेहंदी है, कोई ग्रीन कलर का ड्रेस पहनिएगा। अधिका, लेकिन आंटी, मुझसे वह कपड़े जल्दी संभलते नहीं हैं, सलवार सूट है तो वह दे दीजिए। शीतल एक ग्रीन कलर का टॉप और प्लाजो देती है जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। अधिका वॉशरूम में जा करके कपड़े बदल करके आती है। शिवानी, अरे यार, यह तो तुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। शीतल, हाँ यार, तेरे लायक है और फंक्शन में भी पहनने के लिए सही है। अधिका ऊपर से एक ब्लैक कलर का श्रग पहनती है जिससे पेट पर का चोट भी छुप जाता है। मेहंदी का डेकोरेशन नीचे हाल में ही किया हुआ था। कुछ देर में शीतल वहां आ जाती है। शीतल ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। बाकी लड़कियां भी अच्छे से तैयार हुई थी, लेकिन रुद्रांश की नजर तो अधिका पर टिकी हुई थी। मेहंदी लगनी शुरू हो जाती है। एक तरफ शिवम को भी बैठा करके मेहंदी लगाया जाता है। तब अधिका का ध्यान शिवम की तरफ जाता है। वह हैरानी से शीतल को देखते हुए, तेरी शादी शिवम से हो रही है? अपनी आंख बंद करते हुए, कैसा सवाल कर रही हूँ, यह तीनों तो दोस्त हैं। शीतल मुस्कुराते हुए, तुझे अब समझ आ रहा है? अधिका शीतल की तरफ देखते हुए, मतलब मुझे बुलाना तुम लोगों का प्लान था? शीतल हड़बड़ाते हुए, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद चाहती थी कि तू मेरी शादी में आए। अधिका मुस्कुराते हुए, चल कोई बात नहीं, अब ऐसे धोखे खाने की आदत हो गई है। शिवानी, यार तुझे कौन धोखा देगा? अगर किसी ने सोचा भी तो तू उसकी हड्डियों का चूरमा बना देगी। अधिका कुछ नहीं कहती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद सारी लड़कियां और लड़के थोड़े बहुत डांस करते हैं। औरतें कुछ गीत गाती हैं। अधिका उठ करके अपने कमरे में आ जाती है। वह बेड पर लेट करके अपने और रुद्रांश के बारे में सोच रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अधिका उठ करके दरवाजा खोलती है। सामने रुद्रांश होता है।
अधिका अभी कुछ बोलती तब तक रुद्रांश अंदर आते हुए दरवाजा लॉक कर देता है। अधिका, यह क्या बदतमीजी है? रुद्रांश उसके करीब आते हुए, अभी दर्द कैसा है? अधिका, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रुद्रांश उसके कमर में हाथ डालते हुए अपने करीब करके, मैं मतलब नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? अब तो यह नाराजगी छोड़ दीजिए, यह बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अधिका छुड़ाने की कोशिश करते हुए, यह क्या कह रहे हैं? कोई आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? प्लीज आप अभी यहाँ से जाइए। रुद्रांश, कोई नहीं आएगा, आप बताइए कब तक ऐसे चलेगा? अधिका कंफ्यूज रुद्रांश को देखती है। रुद्रांश अपने एक हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए, आपके बिना हर लम्हा खाली खाली सा लगता है। 4 साल पहले आपने कहा था कि जब आप मुझसे जुदा होंगी तो आपका दिल यह सवाल करेगा, तुम बिन जिया जाए कैसे। आज मेरी हालत वही हो गई है। आज मेरा दिल बस यही कहता है कि तुम बिन जिया जाए कैसे। प्लीज जान, एक मौका दे दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं आपकी हर शिकायत मिटा दूंगा। अधिका, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप सच्चे दिल से हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं? कहीं अब की बार भी आपने कोई धोखा दिया तो? यहाँ भी तो मुझे छल से ही बुलाया गया है। रुद्रांश, मैंने आपको यहाँ बुलाया है लेकिन छल से नहीं, बस एक मौका के लिए, ताकि हमारे बीच आई दूरियां खत्म हों, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अधिका, मैंने अपना फैसला बाबा को सुना दिया है। शीतल और शिवम की शादी होते ही बाबा आपको खबर कर देंगे। आप अभी जाइए यहाँ से, मुझे आराम करना है। रुद्रांश बेचैनी से, आपने क्या फैसला लिया है? अधिका, जहाँ 4 साल इंतजार किया है, 4 दिन और कर लीजिए। रुद्रांश, कहीं आप मुझसे दूर तो नहीं जाने वाली? अधिका, जो आप सोचें। रुद्रांश उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, क्या आप जी पाएंगी मेरे बिना? अधिका एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ, क्यों आपको मैं मरी हुई लग रही हूँ? रुद्रांश उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए, मत कीजिए ऐसा, मैं मर जाऊंगा। अधिका उससे अलग होते हुए, मुझे थकान महसूस हो रही है, आप जाइए। रुद्रांश, मुझे आपके यह 4 दिन चाहिए। अधिका उसकी तरफ देखती है। रुद्रांश, मैं नहीं जानता आपने क्या फैसला लिया है, लेकिन अगर आपने मुझसे दूर जाने का फैसला लिया है तो मुझे 4 दिन कम से कम दे दीजिए, ताकि मौत हो या जिंदगी, कुछ पल सुकून के अपने यादों में बटोर सकूं। अधिका, अब तो जो भी होगा 4 दिन बाद ही होगा, अभी मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है, कहते हुए बेड पर बैठ जाती है। रुद्रांश अधिका की तरफ देखता रहता है। इस वक्त कितना बेबस महसूस कर रहा था यह तो उसका ही दिल जानता है। कुछ पल बाद वहां से चला जाता है। अधिका बेड पर लेट जाती है। उसके ओंठों पर थोड़ी मुस्कुराहट थी। उसको रुद्रांश के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन इस तरह डरता देख करके उसे थोड़ी हंसी भी आ रही थी। वह खुद से ही, मुझे इतना रुलाया है, कुछ तो आपको भी तड़पना पड़ेगा। रुद्रांश कमरे से बाहर आने के बाद मुस्कुराते हुए, जानता हूं जान, आपने फैसला मेरे हक में ही लिया होगा, तभी तो यह 4 दिन देने को तैयार नहीं हुई। आपकी हर हरकत से वाकिफ हूं मैं। वह ऊपर देखते हुए आकाश की तरफ एक फ्लाइंग किस उछालते हुए, थैंक यू भगवान मेरी मोहब्बत को मुझे मिलाने के लिए। वह खुशी खुशी अपने कमरे में चला जाता है, जहां पर शिवम, सूरज और कुछ लड़के बैठे बातें कर रहे थे। मेहंदी की रस्म हो चुकी थी, लड़कियां भी अपने अपने कमरे में थी। सभी शाम के संगीत की तैयारी कर रही थी। शाम के संगीत के वक्त सभी लोग तैयार होकर के बाहर गार्डन एरिया में आते हैं, जहां बेहद खूबसूरत से सजावट की गई थी। गेस्ट को बैठने का इंतजाम था और सबसे आगे डांस फ्लोर बना हुआ था। शीतल, शिवम सबसे आगे वाले सोफे पर बैठते हैं। अधिका शिवानी के साथ कुछ और लड़कियां एक टेबल के चारों ओर बैठती हैं। सूरज रुद्रांश को लेकर के उन्हीं लोगों के पास आ जाता है। सूरज शिवानी के बगल में बैठ जाता है। अब इंतफाक से एक ही चेयर खाली थी, वह अधिका के बगल में थी। रुद्रांश उस पर बैठ जाता है। अधिका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अधिका ने हल्का नीला कलर का अनारकली सूट पहना था, जिसे आज ही मार्केट से मंगवाया था। संगीत का प्रोग्राम शिवम और शीतल के कजिन होस्ट कर रहे थे। सबसे पहले शुरुआत बड़ों से होती है। धीरे धीरे सभी लोग अपना अपना डांस कर रहे थे। सबसे लास्ट में शिवम और शीतल का डांस था। उससे पहले शिवानी और सूरज डांस करते हैं। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी मुझे नजरों से दूर, कित्थे चलिए हो
कित्थे चलिए। दोनों इस गाने पर बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस देते हैं। उनके डांस के बाद सूरज और शिवम स्टेज पर अधिका और रुद्रांश के नाम का ऐलान करते हैं। अधिका हड़बड़ाते हुए, मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। रुद्रांश उसका हाथ पकड़ते हुए रिलैक्स, उठ करके खड़े होते हुए, सॉरी गाइज, अभी अधिका की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वह डांस नहीं कर पाएगी। सूरज और शिवम को याद आता है कि अधिका को चोट लगी है। शीतल स्टेज पर आते हुए, कोई बात नहीं, लेकिन भाई आज मेरा संगीत है और हमारे दोस्त को हमारी विश तो पूरी करनी पड़ेगी। अधिका शीतल की तरफ देखती है। शीतल डांस नहीं कर सकते, लेकिन गाना तो गा सकते हैं। तुम दोनों की आवाज में मैं एक गाना सुनाना चाहती हूँ। अधिका इधर उधर देखने लगती है। रुद्रांश ने कहा, अपनी दोस्त के लिए ही मान जाइए। अधिका, मुझे गाना नहीं आता। शीतल मुस्कुराते हुए, भूल गई कि हम लोग दोस्त हैं, अपने दोस्त से ही झूठ बोल रही है। अगर मेरी विश पूरी नहीं करनी है तो सीधे ही बोल दे। रुद्रांश अधिका का हाथ पकड़ करके खड़ा करते हुए, चलिए ज्यादा नहीं, थोड़ा मेरा साथ ही दीजिएगा। सभी लोगों की नजर अधिका की तरफ थी। अधिका को मजबूरन स्टेज पर जाना पड़ता है। शिवम गिटार मंगवाता है। रुद्रांश ट्यून सेट करते हुए अधिका की तरफ देखते हुए, दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा है, इश्क तो वही है जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वह दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, वह दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। अधिका इस तरीके से गाती है। दोनों के गाने की आवाज से सारे लोग खो गए थे। रुदिका कुछ देर एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे। उनकी सारी शिकायतें, सारी बातें इस गाने द्वारा जैसे एक दूसरे को पहुंचा दिया। एकाएक पूरे हाल में तालियों की गड़गड़ाहट बज उठी। शीतल और शिवम उठ करके जोर से सीटी बजाने लगे। रुद्रांश अधिका का हाथ थामे स्टेज से नीचे आता है। सारे लोग उनकी बहुत ही तारीफ करते हैं। आखिरी फरमाइश शीतल और शिवम की थी। दोनों एक साथ स्टेज पर खड़े होते हैं। पूरे हाल की लाइटें धीमी डिम हो जाती हैं। स्टेज पर फोकस लाइट गिरती है। दोनों गाने के साथ एक दूसरे के अपोजिट थिरकने स्टार्ट करते हैं। चूरा के दिल मेरा, गोरिया चली गाने पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अधिका जब अपने कमरे में आती है, उसके पीछे रुद्रांश उसे अंदर करते हुए दरवाजा लॉक कर देता है। अधिका एक पल के लिए चौंक जाती है, फिर खुद को रिलैक्स करते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्रांश, रात में आदमी क्या करता है? अधिका कंफ्यूज सी, क्यों आपको नहीं मालूम कि क्या करता है? रुद्रांश, आप जाकर के पहले कपड़े चेंज करके आइए, फिर बताता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ। अधिका इस समय कोई बहस नहीं करना चाहती थी। अपने कपड़े लेते हुए बाथरूम में चली जाती है। चेंज करने के बाद देखती है कि रुद्रांश बेड पर सोया हुआ है। यह देखते ही, अधिका, आप मेरे बेड पर क्यों आ गए हैं? जब आपको नींद आ रही है तो आपको अपने कमरे में सोना चाहिए था। रुद्रांश उसका हाथ पकड़ करके धीरे से अपनी ओर खींचता है। अधिका बेड पर बैठते हुए, आज आप ड्रिंक करके आए हैं। रुद्रांश उठ करके बैठते हुए, आपकी मोहब्बत का नशा क्या कम है जो मैं ड्रिंक करूंगा? यह आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। अधिका, अगर मैं आपको इतनी अच्छी तरह जानती तो क्या बात होती? रुद्रांश धीरे से उसको लेटाते हुए उसके चेहरे पर झुक करके, आपसे अच्छी तरह तो मुझे कोई नहीं जान सकता, खुद मैं भी नहीं। आपको पता था जब मैंने दोस्ती की थी तो आप जानती थी कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। अधिका कुछ नहीं बोलती। रुद्रांश उसके गालों पर सहलाते हुए, यह अलग बात है कि आपने सोचा कि मैं आपके संगत में बदल जाऊंगा, मुझे अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी, इसलिए आप जानबूझ करके अनजान बनती रही और मैं बदला भी। यहाँ तक कि अब दोस्ती तो दूर की बात, मैं आपसे मोहब्बत कर बैठा, लेकिन मेरी दिखावे की ईगो के आगे इस बात को समझा ही नहीं और इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अपनी सांसों को ही अपने धड़कन से अलग कर दिया। लेकिन अब यह गलती कभी दोबारा नहीं होगी। आपको जितना टाइम लेना है आप उतना टाइम ले सकती हैं, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला। आपके दिल में मैं फिर से अपनी जगह बना करके ही रहूंगा। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरे जगह अब भी वही है, लेकिन अब आप दिखाना नहीं चाहती। अधिका, अब मुझे नींद आ रही है, आप जाएं यहाँ से। रुद्रांश, इतने सालों से कभी सुकून की नींद नहीं आई, आज आपकी पनाहों में सोने दीजिए, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। अधिका, लेकिन रुद्रांश उसके ओंठों पर उंगली रखते हुए, मैं सुबह होने से पहले चला जाऊंगा प्लीज, कहते हुए उसे अपने आगोश में ले करके सो जाता है। अधिका के ओंठों पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन वह जल्दी ही इसे छुपा लेती है।
दोनों खामोशी से एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए। अगली सुबह सबके उठने से पहले रुद्रांश उठ करके अधिका के माथे पर चूमता हुआ अपने कमरे में चला गया। अधिका की जब नींद खुली तो रुद्रांश वहां पर नहीं था, लेकिन वह खुद को हल्का महसूस कर रही थी। जाने कितने अरसे बाद यह सुकून उसके दिल में उतर रहा था। आज शीतल और शिवम की शादी थी। सभी लोग सुबह से ही भाग दौड़ में लगे हुए थे। कोई अपनी ड्रेस देख रहा था, कोई ब्यूटी पार्लर में जाने वाला था, तो किसी को ब्यूटिशियन का बेड था। अधिका जब नहा करके कमरे में आई तो बेड पर एक पैकेट रखा हुआ था। अधिका उसे खोल करके देखती है, वह ड्रेस थे। उसमें एक चिट लगा हुआ था जिस पर माय लव लिखा हुआ था। अधिका हैंड राइटिंग से पहचान गई कि यह रुद्रांश ने रखा है। अधिका पैकेट उठा करके अलमीरे में रख दिया और एक जीन्स टॉप पहन करके तैयार हुई। बाहर आकर के ब्रेकफास्ट करने के बाद वह शीतल के साथ उसके कमरे में थे। मुहूर्त रात में था, इसलिए इस समय सारी लड़कियां बैठ करके बातें कर रही थी। ऐसे ही समय गुजरा और रात को बारात होटल के पिछले गेट से निकलते हुए थोड़ा घूम करके होटल के एंट्री गेट पर पहुंची। शीतल के मम्मी पापा ने सबको बेहतरीन स्वागत किया। शिवम दूल्हा बना बेहद जंच रहा था। सारे दोस्त डांस कर रहे थे। रुद्रांश और सूरज भी डांस करते हुए शिवम को भी खींच लिए थे। दरवाजे पर स्वागत करने के बाद शीतल के भाई शिवम को स्टेज पर लेकर के जाते हैं। शिवम बेसब्री से अपने दुल्हन का इंतजार कर रहा था। रुद्रांश ने भी सुबह से अधिका को नहीं देखा था, इसलिए बेचैनी तो उसे भी थी। कुछ ही देर में दुल्हन की एंट्री होती है। शिवम अपनी दुल्हन को देखने में बिजी था। शिवानी तो शिवम के साथ ही थी, इसलिए सूरज को कोई टेंशन नहीं। रुद्रांश की नजरें अधिका को ढूंढ रही थी। उसकी नज़र जैसे ही लड़कियों के बीच अधिका पर जाती है, वह मुस्कुरा पड़ता है, क्योंकि अधिका ने उसकी डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी थी जो खास उसने अधिका के लिए ही बनाया था। अधिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। शीतल स्टेज के पास सीढ़ियों पर खड़ी थी। शिवम उसका हाथ पकड़ते हुए ऊपर लाता है। कुछ देर में वरमाला की रस्में होने लगी। शीतल ने जैसे ही वरमाला शिवम को डालना चाहा, उसके कजिन भाइयों ने उसे ऊपर उठा लिया। यह देख करके शीतल सोफे पर बैठ गई। सारे लड़के यह देख करके हैरान हो गए। शीतल, इतना हैरान मत होइए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने देर तक उठा करके रख सकते हैं। यह सुनते ही सारे लड़कों ने शिवम को नीचे उतार दिया। शीतल और सारी लड़कियां मुस्कुराते हुए लड़कों को चिढ़ाने लगी। शीतल ने वरमाला शिवम को पहनाया, शिवम ने शीतल को वरमाला पहनाया। कुछ देर फोटो सेशन के बाद शीतल अंदर चली गई। शिवम को थोड़ी देर बाद मंडप पर ले जाया गया, जहां पर शादी की रस्म होनी थी। पंडित जी ने दुल्हन को बुलाया। शीतल के मम्मी पापा ने उसका कन्यादान किया। धीरे धीरे जैसे रात बीत रही थी, शीतल शिवम हर रस्म को पूरा करते हुए फेरे लेने के बाद सिंदूर दान और मंगलसूत्र पहना करके पति पत्नी के बंधन में बंध चुके थे। पंडित जी को प्रणाम करके दोनों ने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। सूरज और रुद्राक्ष ने शिवम को गले लगा करके उसके शादी की बधाइयां दी। कुछ देर में शीतल की विदाई हुई। शीतल अपने मायके वाले से गले मिलते हुए शिवम के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने चल पड़ी। वैसे शिवम और शीतल दोनों दिल्ली के ही थे। सारे गेस्ट भी विदा लेकर के अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। शिवम ने रुद्रांश और सूरज को अपने घर आने को कहा। अधिका अपने घर के लिए निकल गई। रात को रिसेप्शन था, जिसमें शीतल और शिवम दोनों ने अधिका को भी आने को कहा था। अधिका अपने घर आने के बाद फ्रेश हो करके कुछ फ्रूट खा करके सो गई। रुद्रांश और सूरज शिवम के घर कुछ रस्मों के होने के बाद अपने अपने कमरे के लिए निकल गए। वे दोनों फिर रात को रिसेप्शन में आने वाले थे। जब रुद्रांश घर पहुंचा तब सावित्री जी बहुत खुश थे। रुद्रांश, क्या बात है माँ, आप बड़ी खुश लग रही हैं। सावित्री जी, बात ही ऐसी है, तू भी सुनेगा तो नाचने लगेगा। रुद्रांश, ऐसा भी क्या है माँ। सावित्री जी, कुछ देर पहले जगदीश भाई साहब का फोन आया था। यह सुनते ही रुद्रांश का दिल धड़कने लगता है। वह खुद को संभालते हुए, उन्होंने क्या कहा। सावित्री जी मुस्कुराते हुए, अधिका ने हाँ कर दी है, वह इस रिश्ते के लिए तैयार है। उन्होंने सगाई का मुहूर्त आज से 8 दिन बाद का निकाला है और अगले महीने शादी। रुद्रांश अपनी माँ के गले लटकते हुए, सच में आई लव यू मॉम, आपने मेरे लिए जो किया है उसके लिए थैंक यू माँ। सावित्री जी उसके कंधे पर एक चपत लगाते हुए, पागल, अपनी माँ को थैंक यू बोलता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें
तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। रुद्रांश के घर आने पर सावित्री जी बताती हैं कि अधिका ने हाँ कर दिया है। सावित्री जी, चल जाकर के फ्रेश हो जा और कुछ खा ले। रुद्रांश मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आज उसका मन खुशी से नाच रहा था। वह गुनगुनाते हुए जल्दी से नहा करके फ्रेश होता है और नीचे आ करके अपनी माँ के साथ लंच करता है। रुद्रांश, माँ फ्रिज में आइसक्रीम होगी? सावित्री जी, मैंने मंगा करके रखी है, जानती थी कि जब तू खुश होता है तो तुझे आइसक्रीम चाहिए होती है। रुद्रांश और सावित्री जी खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं। उसके बाद रुद्रांश कुछ देर सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। बेड पर लेटते ही अधिका का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वह खुद से या शादी की डेट भी ज़्यादा लग रही है। अगर सगाई की जगह शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। अपने ख्यालों में खोए हुए वह नींद के आगोश में चला जाता है। शाम को रुद्रांश की नींद 5 बजे खुलती है। वह हड़बड़ाते हुए उठ करके जल्दी जल्दी तैयार होता है और अधिका के घर के लिए निकल जाता है। अधिका अभी सोई हुई थी। रुद्रांश दरवाजे पर नॉक करता है। अधिका नींद में अलसाई उठती है। वह बड़बड़ाते हुए, इस समय यहाँ कौन आया है, कहते हुए दरवाजा खोलती है। सामने रुद्रांश को देख करके हैरान हो जाती है। उसने इस वक्त घुटने के ऊपर तक पैंट और पतली स्ट्रिप वाली टॉप पहनी हुई थी। रुद्रांश उसे देखता रह जाता है। नींद से भरी अलसाई आंखें, चेहरे पर आते बालों की लटें इस वक्त बेहद ही क्यूट लग रही थी। अधिका जैसे ही हड़बड़ा करके दरवाजा बंद करना चाहती है, रुद्रांश जल्दी से अपना हाथ बीच में कर देता है। अधिका दरवाजा छोड़ करके पीछे हट जाती है। रुद्रांश अंदर आ करके दरवाजा लॉक कर देता है। अधिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रुद्रांश उसकी घबराहट समझ रहा था। वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अधिका धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगती है। पीछे सोफे से टकरा करके उस पर गिर जाती है। रुद्रांश उसके ऊपर झुकते हुए, आज शेरनी भीगी बिल्ली बनी हुई बेहद क्यूट लग रही है। यह सुनते ही अधिका गुस्से से रुद्रांश को घूरती है। रुद्रांश, हाय, उस पर इस बड़ी बड़ी आंखों से देखना क्यों मासूम की जान लेने पर तुली है। अधिका उठने की कोशिश करते हुए, प्लीज आप हटेंगे, और आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्रांश, आप भूल रही हैं कि हमें शिवम और शीतल के रिसेप्शन में जाना है। अधिका, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अपने दोस्त के पास होना चाहिए। रुद्रांश उसके गालों पर उंगलियां चलाते हुए, मेरे दोस्त अपने अपने पार्टनर के साथ होंगे तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी अपने बीबी को लेने आ गया हूं, लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो गया है। सोच रहा हूं दूसरे के रिसेप्शन में जा करके भी हम लोग क्या करेंगे। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम गुजारें। अधिका, आपका दिमाग खराब हो गया है, यह कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। रुद्रांश उसे अपनी गोद में उठाते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। अधिका कसमसाते हुए, मुझे नीचे उतारिए, यह क्या कर रहे हैं? रुद्रांश बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है, थोड़ा करवट साइड से, क्योंकि अधिका के पेट पर अभी जख्म था। अधिका की आंखें बंद हो जाती हैं। वह रुद्रांश की इस नज़दीकी में खोने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करना चाह रही थी, लेकिन जैसे उनका शोर बढ़ता ही जा रहा था। रुद्रांश का दिल भी जोर जोर से उछल रहा था। अधिका को देखते हुए वह मुस्कुरा करके उसके माथे पर अपने ओंठ रख देता है। अधिका इस प्यार को महसूस करते हुए बहुत ही दिलकश और धीमी आवाज में रुद्रांश अपना नाम अधिका के ओंठों से सुन करके सुकून से आंखें बंद कर लेता है। उसके कानों के पास झुकते हुए, जान, एक बार और मेरा नाम लीजिए ना। आज से पहले मेरा नाम इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपके ओंठों से सुन करके लग रहा है। अधिका का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो उठा था। वह रुद्रांश के सीने में अपने चेहरे छुपा लेती है। रुद्रांश संभल करके उसे अपनी आगोश में ले लेता है। आज रुद्रांश को जमाने की सारी खुशी मिल गई थी। पिछले 4 सालों की तड़प और गिल्ट से जैसे आज़ादी मिल गई थी। अपने प्यार को अपनी बाहों में महसूस करके उसका रोम रोम पुलकित हो उठा था। अधिका भी उसके सीने में सिमटी इतने सालों के जुदाई और दर्द को भूल गई थी। इस पल के लिए जाने कितनी तड़पी थी। उसे तो यह उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ उसकी ज़िंदगी में होगा, लेकिन आज उसकी मोहब्बत उसके इतने पास थी जिसे महसूस करके
सुकून से भर उठी थी। दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तभी रुद्रांश का मोबाइल बजने लगा। अधिका जल्दी से अलग हटने लगी। रुद्रांश अपनी पकड़ उस पर टाइट करते हुए पॉकेट से मोबाइल निकालता है जिस पर शिवम का कॉल आ रहा था। यह देख करके वह गुस्से से चिढ़ जाता है। फोन रिसीव करते हुए, हाँ बोल। शिवम बिना कुछ सुने, तू कहाँ रह गया? अभी तक तो नहीं आया, रिसेप्शन शुरू हो गया है। रुद्रांश पहले तू अपनी बक बंद करेगा, आ रहा हूँ। शिवम गुस्सा मुझे होना चाहिए, उल्टे तू गुस्सा हो रहा है, जैसे मैंने फोन करके कोई गुनाह कर दिया हो। रुद्रांश मन ही मन दिल तो कर रहा है कि इस समय सामने रहता तो तेरा सर फोड़ देता। शिवम अब किस ख्यालों में खो गया? रुद्रांश कुछ नहीं, रख, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। शिवम चल ठीक है, अगर तू अगले 15-20 मिनट में नहीं आया तो तू देख लेना। रुद्रांश अभी कॉल रखेगा तब ना आऊँगा। शिवम ओके। रुद्रांश कॉल काटता है, फिर अधिका के माथे पर किस करते हुए, दिल तो नहीं कर रहा है कि आपके पास से कहीं जाऊं, लेकिन जाना भी जरूरी है। जाकर जल्दी से तैयार होकर के आइए, नहीं तो वह सब यहाँ पहुँच जाएंगे। अधिका हाँ में सिर हिलाते हुए उठ करके कबर्ड से कपड़े निकालते हुए वॉशरूम में चली जाती है। रुद्रांश कमरे से बाहर आ जाता है। वह हाल में बैठ करके अधिका का वेट करने लगता है। कुछ देर में अधिका तैयार होकर के बाहर आती है। उसने हल्का आसमानी कलर का गाउन पहना था जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्रांश तो कुछ पल उसे देखता ही रह जाता है। वह मुस्कुरा करके अधिका के पास आते हुए अपने ओठों से कानों के पीछे बालों पर किस कर लेता है। फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, मेरे नज़र का टीका आपको हर बुरी नज़र से बचा करके रखेगा। अधिका की पलकें शर्म से झुक जाती हैं। रुद्रांश आज लग रहा है मेरे सारे दोस्त मेरे दुश्मन बन करके बैठे हैं। अधिका सवालिया निगाहों से रुद्रांश की तरफ देखती है। रुद्रांश और नहीं तो क्या, इतनी खूबसूरत वाइफ को छोड़ करके उन लोगों के पास जाना पड़ रहा है, इससे बुरा क्या होगा। अधिका उसका बाजू पकड़ते हुए, अब चलिए भी, नहीं तो फिर दोबारा फोन बजने लगेगा। रुद्रांश भी मुस्कुराते हुए उसके साथ बाहर आता है। अधिका दरवाजा लॉक कर देती है। रुद्रांश अपनी गाड़ी के आगे का पैसेंजर सीट की तरफ का दरवाजा खोल करके अधिका को बैठाता है। ड्राइविंग सीट पर ड्राइविंग संभालते हुए गाड़ी आगे बढ़ जाती है। अधिका शीशे से बाहर देख रही थी। रुद्रांश उसका ध्यान बाहर देख करके उसका हाथ पकड़ करके गियर पर रख लेता है। अधिका रुद्रांश की तरफ देखती है। रुद्रांश ने कहा, थोड़ा नजरें इनायत मुझ पर भी कर लीजिए। अधिका मुस्कुराते हुए उसके पास सीट पर बैठ करके उसके सीने से लग जाती है। रुद्रांश एक हाथों से उसे संभाल करके अपने सीने से लगा लेता है। गाड़ी में म्यूजिक ऑन करता है। बेहद प्यारा गाना बज उठता है। हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, मर के भी इस कसम को ना तोड़ेंगे हम, छोड़ देंगे जमाने की सारी खुशी, साथ तेरा न छोड़ेंगे हम। कुछ ही देर में दोनों शिवम के घर पहुंच चुके थे। रिसेप्शन उसके घर पर ही रखा गया था। रुद्रांश गाड़ी से उतर करके अधिका के तरफ का दरवाजा खोल उसके हाथों को थामते हुए बाहर लेकर के आता है। आए हुए सारे गेस्ट की नजर इन दोनों पर थम जाती है। दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। शिवम और सूरज हैरानी से आंखें फाड़े रुद्रांश को देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो देख रहे हैं वह सच है। दोनों स्टेज पर शीतल और शिवम के पास आते हैं। अधिका फूलों का बुके देते हुए दोनों को कांग्रेचुलेट करती है। रुद्रांश भी दोनों को बहुत सारी विशेष देते हुए फूलों का गुलदस्ता उनकी तरफ बढ़ा देता है। शिवम रुद्रांश के गले लगते हुए, आज मुझसे ज्यादा बधाई के हकदार तो तुम हो, लेकिन यह अजूबा हुआ कैसे? भाभी तेरे साथ, हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए अधिका की तरफ देखता है जो शीतल से बात करने में व्यस्त थी। वह अलग हटते हुए, अभी एक और हार्ट अटैक तुम दोनों को देना है। सूरज, वह क्या? 7 दिन बाद हमारी सगाई है और 1 महीने बाद हमारी शादी। शिवम और सूरज जोर से चीख पड़ते हैं। क्या? लगभग सारे लोग इन तीनों को देखने लगते हैं। अधिका की भी नजर इन तीनों पर जाती है। रुद्रांश शिवम का हाथ पकड़ते हुए सोफे पर बैठाता है। सूरज एक ऑकवर्ड स्माइल देते हुए सारे लोगों को, कुछ नहीं, आप लोग एंजॉय कीजिए, दोस्तों के बीच मस्ती कर रहे थे। सारे लोग मुस्कुराते हुए अपने अपने में बिजी हो जाते हैं। अधिका शिवानी के साथ नीचे आ जा, दोनों एक ऑरेंज जूस का गिलास लिए हुए बातें करने लगते हैं। रुद्रांश, सूरज, शिवम बातें कर रहे थे। कुछ गेस्ट
स्टेज पर आकर के शिवम को उनकी शादी की बधाई देते हुए गिफ्ट दे करके जा रहे थे। शीतल, रुद्रांश, अधिका मान गई क्या? रुद्रांश मुस्कुराने लगता है। शिवम, तुम मानने की बात कर रही हो? यह सगाई शादी सब की डेट फाइनल करके बैठा है। शीतल जी जोर से चीखने को होती है कि शिवम उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। रुद्रांश उठ करके उसके सामने खड़ा हो जाता है जिससे लोगों की नजर ना पड़े। शीतल शिवम का हाथ हटाते हुए, इस तरह कोई हार्ट अटैक देता है क्या? सूरज, ओ भाभी जी, यह हार्ट अटैक हम लोगों को भी मिला है। शीतल, अच्छा, इसलिए कुछ देर पहले तुम दोनों चीखे थे? शिवम, हाँ, मैं सिर हिला देता है। शीतल, रुद्रांश, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। सूरज, और नहीं तो क्या, हम लोग यहाँ अभी यही सोच रहे थे कि इन दोनों को मिलाएं कैसे, और यह दोनों तो पहले ही सारी प्लानिंग करके बैठे हैं। शिवम, ओ तेरी, अब मुझे याद आया कि जब मैंने फोन किया था तो तू इतना चिढ़ा क्यों था? तू उस वक्त भाभी के साथ था ना? रुद्रांश उसका गर्दन पकड़ते हुए, अच्छा याद दिलाया, मेरा भी मन कर रहा था कि तू सामने होता तो तेरा गला दबा देता, तेरा सर फोड़ देता। शिवम उसका हाथ अपने गर्दन से हटाते हुए, अरे तो इसमें क्या मेरी गलती है? मुझे क्या पता था कि तुम भाभी के साथ हो? सूरज, अरे पता होता तो हम लोग 2-4 कॉल और कर लेते। रुद्रांश, कमीनों, तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए कुछ देर में रिसेप्शन खत्म होता है। सारे दोस्त एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। शिवानी अपने और कजिन भाई बहनों के साथ मिल करके शिवम का कमरा सजा दी रहती है, लेकिन दोस्त शिवम को जाने ही नहीं दे रहे थे। लास्ट में रुद्रांश उसे वहां से उठा करके भेजता है। रुद्रांश, सूरज भी अपने घर के लिए निकलते हैं। रुद्रांश के साथ अधिका थी। अधिका के घर पहुंचने पर रुद्रांश भी उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाता है। अधिका, आप घर पर बताए हैं? नहीं तो काकी वेट करेंगी। रुद्रांश, मैंने बता दिया है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। अधिका बगल वाला कमरा रुद्रांश को बता देती है और अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है। रुद्रांश मेन डोर लॉक करके अधिका के कमरे में ही आ जाता है। अधिका जब चेंज करके बाहर आती है तो बेड पर रुद्रांश को देख करके मुस्कुरा देती है। वह ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ जाती है, अपने बालों से पिन निकालते हुए बालों की चोटी करती है। रुद्रांश आईने में उसके अक्स को एकटक देख रहा था। चोटी करने के बाद जैसे ही वह उठ करके आने को होती है, रुद्रांश उसे बाहों में उठा ले। अधिका भी उसके गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए अपना सर उसके सीने से टिका लेती है। रुद्रांश उसे बेड पर लेकर के लेट जाता है। अधिका उसके सीने से लगी आंखें बंद कर लेती है। रुद्रांश उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां चलाते हुए वह भी नींद के आगोश में चला जाता है। अगली सुबह जब रुद्रांश की नींद खुलती है, अधिका को अपनी बाहों में बेफिक्री सोता देख करके उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह उसके माथे को चूम धीरे से उठ करके वॉशरूम में चला जाता है। फ्रेश होकर के आने के बाद किचन में जा करके फ्रिज खोल करके देखता है। वह हेल्दी नाश्ता बनाने की सोचता है क्योंकि अधिका की तबीयत अभी पूरी तरह से सही नहीं थी। वह गोभी मटर पालक काट करके खिचड़ी बनाता है। कुकर की सीटी के साथ अधिका की नींद खुलती है। उसे खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। वह उठ करके बाहर आती है। तब तक रुद्रांश गैस बंद करके किचन से बाहर आ रहा होता है। अधिका को देख करके उसकी तरफ बढ़ते हुए, जल्दी से फ्रेश हो करके आइए, फिर बैठ करके एक साथ नाश्ता करेंगे। अधिका उसे कमर पकड़ करके सीने से लगाते हुए, क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रुद्रांश भी उसके पीठ पर अपने हाथ को रखते हुए, जितनी अच्छी खुशबू है खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। पहले आप नहा करके आइए या मैं? अधिका उसके कहने से पहले ही उसे अलग हट करके कमरे में आ जाती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए हाल में बैठ करके मोबाइल देखने लगता है। अधिका के नहा करके आने के बाद दोनों साथ बैठ करके नाश्ता करते हैं। खिचड़ी में गोभी मटर पालक सब मिक्स कर देने से सच में टेस्ट अच्छा लग रहा था। नाश्ता करने के बाद रुद्रांश अपने ऑफिस के काम से बाहर चला जाता है। अधिका अपने वर्क से रिलेटेड कुछ काम लैपटॉप पर करने लगती है। शाम के समय रुद्रांश अधिका को लेने आता है क्योंकि सावित्री जी ने उसे फोन कर रखा था कि अधिका को घर लेते आए। अधिका मना करती है, लेकिन रुद्रांश उसके सामने उसके बाबा और अपनी माँ से बात करा करके उसे अपने घर लेकर के आ जाता है। रात को रुद्रांश
सावित्री जी और अधिका बहुत देर तक बैठ करके बातें करते हैं, फिर सब सोने चले जाते हैं। रुद्रांश सबके सोने के बाद अधिका को कॉल करता है। अधिका कॉल उठाती है तो रुद्रांश दरवाजा खोलने को कहता है। अधिका को नींद आ रही थी, किसी तरह उठ करके दरवाजा खोलती है। रुद्रांश उसे नींद में झूलता देख करके दरवाजा बंद करके उसे ले करके बेड पर आ जाता है। अधिका दवा ले ली थी जिससे उसे नींद आ रही थी, वह थोड़ी देर में ही गहरी नींद में चली जाती है। रुद्रांश बहुत देर तक उसके चेहरे को देखता रहा, जैसे जी भर करके उसको आंखों में बसा लेना चाहता हो। उसे देखते हुए वह भी नींद में चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। रुद्रांश अपने ऑफिस के सेटअप करने में पूरे जी जान से लगा हुआ था। इसी बीच टाइम निकाल करके एक दिन सावित्री जी दोनों को लेकर के सगाई की शॉपिंग करने जाती हैं। रुद्रांश उन्हें दिल्ली के सबसे बड़े शोरूम में लेकर के जाता है। वहां अधिका के लिए वह 2 ड्रेस पसंद करता है। अधिका के मना करने पर सावित्री जी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके ड्रेस लेने को कहती हैं। अधिका ड्रेस लेकर के चेंजिंग रूम में जाती, लेकिन उस लहंगे के ब्लाउज में हुक पीछे था जिससे उसे खुद से नहीं हो पाता था। वह रुद्रांश को कॉल करती है क्योंकि सावित्री जी का नंबर उसके पास नहीं था। रुद्रांश कॉल उठाते हुए, क्या हुआ? अधिका, वह मुझे थोड़ी हेल्प की जरूरत है, काकी को भेज दीजिए। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम के दरवाजे पर नॉक होता है। अधिका लॉक खोल करके पीछे पलटते हुए, काकी ब्लाउज में पीछे हुक है, मुझसे नहीं लग रहा है। तभी आईने में उसकी नजर रुद्रांश पर जाती है। वह हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ करके आईने में समटते हुए अपने हाथों को सीने पर कस कस लिया। रुद्रांश उसकी तरफ बढ़ते हुए, आप भूल रही हैं जान, आपको पीछे आईना है। अधिका फिर से पीछे मुड़ करके हकलाते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्रांश पीछे से उसे बाहों में भरते हुए, आपकी हेल्प। अधिका अपनी पलकें झुकाए धीमे आवाज में, मैंने काकी को भेजने को कहा था। रुद्रांश का पास होना उसके धड़कनों का शोर बढ़ा रहा था। रुद्रांश उसके कमर पर अपने हाथों को फिसलाते हुए ऊपर लाता है। अधिका का पूरा शरीर सिहर उठा। अपनी खुली कमर पर रुद्रांश का हाथ महसूस करते ही उसे शर्म आ रही थी। रुद्रांश उसके हालत से भली भांति परिचित था। यह अपनी कशिश भरी आंखों से आईने में अधिका का अक्स देखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को उसके पीठ पर लाता है। अधिका अपनी आंखों पर जोर से भींच लेती है। रुद्रांश हुक लगाते हुए उसके कंधे पर अपने ओंठ को रख देता है। अधिका जल्दी से पीछे पलट करके उसके सीने से लग जाती है। यह एक अलग ही एहसास था जिससे वह पहली बार रूबरू हुई थी। रुद्रांश भी उसकी पीठ पर कमर पर अपने हाथों को घेरा टाइट कर देता है। कुछ देर बाद रुद्रांश वहीं पड़ा हुआ लहंगे का दुपट्टा उठा करके अधिका के सर पर उड़ाता है। अधिका की नजर उठ नहीं रही थी, पूरा चेहरा सिंदूरी आभा लिए ब्लश कर रहा था। रुद्रांश उसके चीन को अपने एक उंगली से ऊपर उठाते हुए, लोग कहते हैं कि वह अपने सनम के आंखों में डूब जाते हैं, यहाँ तो हाल यह है कि उनकी झुकी नजरें ही मेरा दिल लूट ले जाती हैं। अधिका धीमी आवाज में, अब आप जाइए। रुद्रांश, आपने दूसरा वाला ड्रेस ट्राई किया? अधिका ना में सिर हिला देती है। रुद्रांश, ट्राई करने की जरूरत नहीं है, वह फिट ही होगी और सगाई के दिन आप इन दोनों में से कोई ड्रेस नहीं पहनेंगी। अधिका अपनी नजरें उठाते हुए, तो फिर लिया क्यों? रुद्रांश, ऐसे ही पसंद आ गया तो ले लिया, लेकिन सगाई के दिन मैं खुद आपके लिए ड्रेस डिजाइन कर रहा हूँ, वह तैयार हो करके परसों आ जाएगी। अधिका, तो आप दोनों ड्रेस छोड़ दीजिए ना, मैं इतने कपड़े लेकर के क्या करूँगी? रुद्रांश, शादी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें यूज कर लीजिएगा, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपके लिए पसंद की हैं वह दूसरे को तो नहीं दे सकता। अधिका, यह क्या बात हुई, एक ड्रेस ही तो है। रुद्रांश उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, ड्रेस हो या कोई छोटी सी छोटी चीज़, जो आपकी है वह आपकी ही रहेगी। अधिका उसकी आंखों में देखते हुए, इन निर्जीव चीज़ों में मेरा तेरा कुछ नहीं लिखा है, बस ख्वाहिश यही है कि आप मेरे हमेशा रहें, क्योंकि मैं दुनिया में हर चीज़ बांट सकती हूँ, लेकिन आपको मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती। अगर इसे पूरा कर सके तो मेरे साथ आगे बढ़िएगा, नहीं तो अब भी वक्त है, आप पीछे हट सकते हैं। रुद्रांश ने कहा, इन 4 सालों में जिसका बेसब्री से इंतजार था, वहां पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जानता हूं एक बार विश्वास खो चुका हूं आपका, लेकिन यकीन मानिए मैं हमेशा से आपका था, हूं और रहूंगा। मुझ पर मुझसे भी ज़्यादा आपका हक है।
कहते हुए उसके माथे पर अपने ओंठों को रख देता है। अधिका भी सुकून से अपनी आंख बंद करके एक बार फिर उसके सीने से लग जाती है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।